ऑलराइट, कह रहे जी ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। कह रहे हमेशा हर पुरानी चीज़ गोल्ड नहीं होती। इंग्लिश में कहावत होती है ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुराना है वो गोल्ड के जैसा है, बहुत ही कीमती है। तो हमेशा हर पुरानी चीज़ गोल्ड के जैसी नहीं होती। जैसे कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, अब इसको आप कीमती मत मानना क्योंकि ये स्कीम देश के हित में नहीं है। ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। अब ये तो आपने छोटी सी कहावत थी वो पढ़ ली। ये जो गोल्ड है ना, इससे एक एरर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, आपने देखा भी होगा। ऑल व्हाट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल व्हाट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। एक बार कोशिश करो अपने उससे लगा करके थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, सेंटेंस में क्या एरर आपको लगती है। सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि हर वो चीज़ जो ग्लिटर करती है, जो शाइन करती है, वो गोल्ड नहीं होती। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। चलो देखो, वैसे तो आप इसको टेक्निकली देखोगे तो भी पता लग जाएगा, नहीं तो वैसे बता देता हूँ मैं आपको। इसमें वट की जगह लगेगा दैट। और क्यों लगेगा भाई? इसलिए लगेगा क्योंकि वट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है इंग्लिश में जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो वट का एंटीसीडेंट बन रहा है ऑल। हर वो चीज़, ऑल, हर वो चीज़ जो चमकती है, वट ग्लिटर्स, वो सोना नहीं होती। तो हर वो चीज़ जो ऑल है ना, उसके लिए आया है वट। अगर इसके पास अपना एंटीसीडेंट है तो वट यहाँ पे गलत लगा हुआ है। वट के पास एंटीसीडेंट हो ही नहीं सकता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस ऑल को देख करके वट की जगह पे दैट लगाते हैं ताकि एंटीसीडेंट के साथ में जस्टिफाई कर सकें। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, और अगर लॉजिक से समझना है तो लॉजिक समझ सकते हैं कि दैट यहाँ पे क्यों लगेगा। क्लासिक क्वेश्चन है एरर का। अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइटल के इस आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द ओल्ड पेंशन स्कीम वर्क्स एज इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बट इज इम्प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। कह रहे जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की स्कीम में जो पेंशन का सिस्टम था, कह रहे वो स्कीम अपने आप में वर्क करती है। और कैसे वर्क करती है भाई? काम करती है वो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के तौर पे, एज इलेक्टोरल स्ट्रेटजी। अब ये क्या हुआ? स्ट्रेटजी आप समझते हैं, इलेक्टोरल मतलब चुनावी। तो चुनावी दांव पेज के तौर पे, चुनावी स्ट्रेटजी के तौर पे वो काम करती है। कह रहा है बट लेकिन वो इज़ इम्प्रूडेंट है, वो बहुत ही इम्प्रूडेंट का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरी कोई चीज़, है ना, जो प्रूडेंट ना हो, जो वाइज ना हो। कह रहे लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी है फिस्कल पॉलिसी के नाम पे, आर्थिक नीति के नाम पे। तो ये पेंशन स्कीम आप लगा दो, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी अच्छी बन जाएगी आपकी, आपको वोट भी पड़ जाएंगे जैसे कांग्रेस की सरकार को पड़ रहे हैं, इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये स्कीम देश हित में नहीं है। एक बार वोट मिल जाते हैं लेकिन देश को इसका खामियाजा फिस्कल पॉलिसी को जो है भुगतना पड़ता है। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। पेंशन स्कीम की वर्ब है पहली वर्क्स, और दूसरी है इज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब्स। इम्प्रूडेंट कैसे बना है भाई? प्रूडेंट का मतलब होता है जो वाइज हो, जो बहुत ही बुद्धिमानी भरा हो, सेंसिबल हो, जो जुडिशियस हो। और इम्प्रूडेंट इसका बिल्कुल उल्टा है, जो फूल हार्डी हो, जो अनवाइज हो, जो बेवकूफ़ी भरा हो, जो ज़्यादा समझदारी भरा ना हो, है ना। तो प्रूडेंट का उल्टा है इम्प्रूडेंट। ऐसे इस वर्ड को आपको याद रखना है। चलिए अच्छा, ये इलेक्टोरल वर्ड जो है, इससे मैं आपको सारे इलेक्शन से बनने वाले वर्ड्स को रिवाइज करवा देता हूँ। आज के आर्टिकल में कुछ वर्ड्स यूज़ भी होंगे। पहला वर्ड है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब है वोटिंग, ऑलरेडी आप जानते हैं। इसी से एडजेक्टिव बना है इलेक्टोरल। हर वो चीज़ जो चुनावों से जुड़ी हो वो कहलाती है इलेक्टोरल, है ना। चुनावी हिंदी में बोलते हैं चुनावी, एडजेक्टिव फॉर्म में। इसी से एक वर्ड बनता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट इसका मतलब होता है द ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी चुनाव क्षेत्र में सभी वोटर्स के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्टोरेट। मान लीजिए आपके मोहल्ले में पार्षद के चुनाव है, वार्ड मेंबर के, और आपके यहाँ 1000 लोग रहते हैं आपके मोहल्ले में, तो आप बोल सकते हैं कि दिस सोसाइटी हैज़ एन इलेक्टोरेट ऑफ 1000 पीपल। इस सोसाइटी में 1000 लोगों के वोटर्स का ग्रुप है। समझ में आ गया ना, वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए अब दो वन वर्ड्स हैं, राइट टू वोट एंड स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। एक बार सब लोग ट्राई करेंगे। राइट टू वोट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडल्ट सफरेज। ठीक है, और या फिर एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट होने के बाद में ही आपको फ्रेंचाइज मिलता है या सफरेज मिलता है या राइट मिलता है वोट करने का 18 साल की उम्र के बाद। दूसरा, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। इसके लिए वर्ड है सेफोलॉजी। ठीक है, पी इसके शुरू में आएगा जो कि साइलेंट होगा, देख लेना पी कहाँ आ रहा है, शुरू में आ रहा है, और पी क्या है? साइलेंट है यहाँ पे। तो सेफोलॉजी इसको बोलते हैं। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है।
देखो समरी ये है कि एक स्कीम हुआ करती थी ओल्ड पेंशन स्कीम, 2004 से पहले जो भी लोग सरकार में रिक्रूट हुए, जिनकी भी सरकारी नौकरी लगी, उन पे ये स्कीम लगती थी। इस स्कीम में क्या होता था, रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को सरकार देती थी पेंशन, और ना केवल उनको, उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को भी पेंशन मिलती थी, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ को। तो ये स्कीम बहुत अच्छी थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत बुरी थी। सारा पैसा सरकार, भाई 40 साल आदमी कोई नौकरी कर रहा है, फिर 40 साल उसको पेंशन दे रही है सरकार, सारा पैसा सरकार का स्कीम में चला जाता था। आम आदमी के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए कोई पैसा नहीं बचता था। 2004 में सरकार ने स्कीम को बंद कर दिया और इसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम लगा दी। अभी कोई भी सरकारी कर्मचारी है, आपको भी जॉब लगेगी तो आपको पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। मैं भी जॉब कर रहा हूँ 2012 से, मेरे पास भी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम है ना, मुझे भी जो है पेंशन का कोई सिस्टम नहीं है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि कांग्रेस ने क्या किया, इस चीज़ के ऊपर वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी और इस स्कीम को वापस लाने लगी है वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे अलग अलग राज्यों में। हमारे आर्टिकल का यही कहना है कि कांग्रेस को ऐसी सेल्फिश पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी है, आम आदमी के लिए बहुत बुरी है, इसको फिर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में, चलो। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब आर्टिकल को करते हैं शुरू। कह रहा है जी, विद द फ्रेशली मिंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू reiterating that the old pension scheme या OPS will be restored by the newly elected Congress led government. The state would now become the fourth to do so. कह रहा विद इस चीज़ के साथ ही, और किस चीज़ के भाई, फ्रेशली मिंटेड, अभी अभी बने हुए, मिंट का मतलब है गढ़ना, किसी चीज़ को बनाना या गढ़ना, बनाना या फॉर्म करना। कह रहे अभी अभी मिंटेड चीफ मिनिस्टर जो हैं हिमाचल प्रदेश के, जो अभी अभी बने हैं या गढ़े गए हैं, मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनका नाम है। कह रहे इस आदमी के रीआइटरेट करने के साथ ही, रीआइटरेट करना, इंजेमिनेट करना, रिपीट करना, हार्प ऑन करना, तो इस आदमी के सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोहराने के साथ ही इस चीज़ को, और किस चीज़ को भाई, दैट लगा के वो चीज़ बता रहा है आपको। वो चीज़ ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो ही पेंशन वाली स्कीम, इसको रिस्टोर किया जाएगा, बहाल किया जाएगा, और किसके द्वारा, बाय लगा के बता रहा है, नई नई चुनी हुई सरकार के द्वारा, जो कांग्रेस लेड सरकार है, कांग्रेस की अगुवाई में सरकार है। कह रहे सुक्खू के इस बात को बार बार दोहराने के साथ ही हुआ क्या, कह रहा हुआ ये कि जो स्टेट है ना, द स्टेट, कौन सी स्टेट, हिमाचल प्रदेश, ये अब बन जाएगी, वुड नाउ बिकम, चौथी ऐसी स्टेट ऐसा करने वाली, टू डू सो। आइए बात समझ में। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी अभी गढ़े गए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमाचल प्रदेश के, और इनके सीएम बनने के साथ ही और इनके रीआइटरेट करने के साथ ही कि मैं तो ये स्कीम वापस लाऊंगा, मैं तो कर्मचारियों को फिर से पेंशन दिलाऊंगा। कह रहे इनके इस बात को बार बार कहने के साथ ही अब ये हिमाचल प्रदेश चौथा ऐसा राज्य बनने वाला भारत का जहाँ पर ये घटना फिर से होगी, पुरानी स्कीम फिर से आएगी। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा है फ्रेज है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज, विद दिस थिंग डूइंग दैट, विद सुखविंदर सिंह सुक्खू रीआइटरेटिंग। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब शुरू होते हैं यहाँ पे। ओल्ड पेंशन स्कीम आपका सब्जेक्ट है, विल बी रिस्टोर्ड इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, रिस्टैब्लिश करना, रीइंस्टेट करना, पुरानी अवस्था में लाना, इसका कॉल्ड रिस्टोर करना। स्टेट की वर्ब है वुड बिकम। और कुछ देखने वाला है इसमें, रीआइटरेट आपने देख लिया, किसी चीज़ को बार बार कहना, रिपीट करना, रीइंस्टेट या इंजेमिनेट करना। इंजेमिनेट एक एडवांस वर्ड है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि इस वर्ड को आप दिमाग में बिठा सकें, इंजेमिनेट, है ना। चलो, ये मिंट नाम का वर्ड आप सिक्के के साथ में, कॉइन के साथ में देखेंगे। मिंट का मतलब होता है गढ़ना, किसी कॉइन को। इन्होंने सीएम के साथ लगा दिया है, लेकिन कम ही आता है वर्ड किसी और वर्ड के साथ सिवा कॉइन के। तो याद रखना इस वर्ड को, क्लोज टेस्ट में काम आएगा। सिक्कों के साथ में मिंट नाम का वर्ड यूज़ किया जाता है। सिक्के को जब मशीन में गढ़ते हैं ना तो मिंट करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नो सरप्राइज दैट द प्रॉमिस ऑफ द रिटर्न ऑफ OPS और ओल्ड पेंशन स्कीम, इट guarantees pension at 50% of the last drawn basic pay, boosted the beleaguered party as government employees and retirees form a significant portion of the hilly states electorate। वही बात हुई, कह रहा है इट इज़ नो सरप्राइज, कोई भी सरप्राइज नहीं है, कोई भी हैरानी की बात नहीं है। कौन सी बात भाई, दैट वही है कि जो प्रॉमिस है, जो वादा है OPS की रिटर्न का, ओल्ड पेंशन स्कीम के फिर से लाए जाने का। अब देखो बीच में क्या बता रहा है, स्कीम के बारे में बता रहा है। कह रहा है इट गारंटीज, ये स्कीम गारंटी करती है पेंशन को, और कितनी, ये पेंशन होगी 50% आपकी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे के। मान लीजिए लास्ट आपकी बेसिक थी 1 लाख रुपए
लास्ट सैलरी आपकी रिटायरमेंट से पहले, तो 50,000 रुपये की पेंशन आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो कह रहा है ये जो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जो प्रॉमिस है ना इसकी पेंशन की रिटर्न का, स्कीम की रिटर्न का, जो ऐसी इस टाइप की स्कीम है, कह रहा है इसने बूस्ट कर दिया, इसने बढ़ावा दे दिया हर तरफ से फंसी हुई इस पार्टी को, बिलेगड पार्टी को। बिलेगड मतलब मुश्किलों में फंसी हुई हर तरफ से। और कैसे हुआ? कह रहा है क्योंकि एस जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं, और जो रिटायरीज हैं जो नौकरी छोड़ चुके हैं, कह रहा है ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को, एक बहुत बड़े हिस्से को इस हिली स्टेट के, इस पर्वतीय स्टेट के, राज्य के इलेक्टोरेट के, इलेक्टोरेट मतलब ग्रुप ऑफ वोटर्स, ऊपर ही करवाया था ना वर्ड आपको, किसी एरिया के सभी वोटर्स के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्टोरेट। तो इस हिली स्टेट के, इस पहाड़ी क्षेत्र के सभी वोटर्स के ग्रुप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सरकारी कर्मचारी और रिटायरमेंट होने वाले लोग। आसान सेंटेंस है, जो बीच में डैश डैश पढ़े हैं इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको अलग कर दो, बाकी का सेंटेंस पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा, है ना। इट की वर्ब है इज, प्रॉमिस की वर्ब है बूस्टेड, देखो प्रॉमिस की वर्ब है बूस्टेड, एम्प्लॉयज़ और रिटायरीज की वर्ब है फॉर्म, बिलेगड मतलब हर तरफ से घिरा हुआ परेशानियों से, इन ट्रबल या सराउंडेड। कांग्रेस ऐसी ही है ना, कहीं वोट नहीं पड़ रहे हैं, हर तरफ से घिरी हुई है परेशानियों से, तो ऐसे काम करने पड़ते हैं कांग्रेस को। इट की वर्ब है गारंटीज। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, A Lok Niti CSDS post poll survey supported the fact that awareness 70% of those surveyed and support for the Congress's promise was high, possibly playing a role in the party pipping the BJP to poll position। देखो बहुत लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी का बाद में पढ़ेंगे। कह रहे जी एक पोस्ट पोल सर्वे आया था। पोस्ट पोल सर्वे क्या होता है? ऐसा सर्वे जो पोलिंग के बाद हुआ हो, इलेक्शंस के बाद। और किसने करवाया था? लोक नीति CSDS नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन ने। कह रहा है इसका जो सर्वे था ना, इसने भी सपोर्ट किया इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस स्टेटमेंट को, दैट वो ये कि जो अवेयरनेस थी और जो सपोर्ट था, अवेयरनेस कितनी थी? 74% जो सर्वे लोग किए गए थे उनको 74% को ये बारे में पता था कि कांग्रेस की सरकार जो है स्कीम वापस लाएगी। और सपोर्ट जो था, और किसके लिए? कांग्रेस के वादे के लिए, कांग्रेस के प्रॉमिस के लिए, वो बहुत ही हाई था, वॉज हाई। आ रही ना बात समझ में? मान लीजिए 100 लोगों का सर्वे लिया गया, तो 74 को पता था कि ये स्कीम वापस आ रही है, कांग्रेस का ये वादा है, तो इसका अवेयरनेस बहुत था और सपोर्ट भी बहुत हाई था। 100 में से 70 में 70 नहीं, यानी 74 में से 70 ने ये भी बोल दिया बहुत अच्छी बात है, लानी भी चाहिए। तो ये सर्वे से हमें पता लगा कि कांग्रेस को वोट इसलिए पड़े हैं स्कीम की वजह से। अब आगे क्या कह रहे हैं? पॉसिबल तौर पर प्ले करते हुए, निभाते हुए एक रोल को, एक भूमिका को इस कांग्रेस पार्टी के पिप कर देने को बीजेपी को पोल पोजीशन के लिए। पिप समवन टू पोल पोजीशन एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। पिप का मतलब होता है बराबरी की टक्कर देना, और पोल पोजीशन का मतलब होता है ऐसी पोजीशन जो मोस्ट फेवरेबल हो किसी जंग से पहले, बाद में नहीं, दौरान नहीं, जंग से पहले एक मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है ना, वो कहलाती है पोल पोजीशन। तो यही हुआ। कह रहा है स्कीम की अवेयरनेस सपोर्ट की वजह से ही कांग्रेस जो है ना बीजेपी को बराबरी की टक्कर दे पाई, पिप कर पाई। और कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो पोल पोजीशन के लिए खड़ी थी। आ रही बात समझ में? अब आगे देखो इस डैश के बाद, कह रहे देयर वॉज अ सिंगल परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन देम। कह रहे सिर्फ एक सिंगल परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, बहुत ही थिन मार्जिन से बीजेपी को कांग्रेस ने हराया है। तो पिप करने का मतलब ही ये होता है बहुत कांटे की टक्कर देना और थोड़े से मार्जिन से किसी को हरा देना। अच्छा सेंटेंस है, लंबा बना हुआ है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। सर्वे की वर्ब है रिपोर्टेड, अवेयरनेस और सपोर्ट की वर्ब है वॉज। दोनों को आपने कंबाइंड नाउन बना दिया है। याद है ना, ब्रेड एंड बटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टाइड, वैसे ही अवेयरनेस एंड सपोर्ट। इस तरीके से इसने सिंगुलर वर्ब दी हुई है, इनको कॉमन थीम का नाउन मान करके। टेक्निकली तो एंड लगा हुआ है दोनों के लिए, वॉज आना, वर आना चाहिए वॉज की जगह, है ना। समझ गए ना वॉज क्यों लगा है? अच्छा, डिफरेंस की वर्ब है वॉज, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए डिफरेंस को यानी सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखा गया है। पिप समवन टू पोल पोजीशन का मतलब यही होता है, या यूं समझ लो पिप समवन का मतलब होता है किसी को कांटे की टक्कर देना। चलो, कह रहा है जी गवर्नमेंट स्टाफ seem to prefer the scheme as it allows them to avert their contribution of 10% of their basic pay and dearness allowance towards the employee pension funds। कह रहे सरकारी लोग जो हैं, गवर्नमेंट स्टाफ जो हैं आपके और मेरे जैसे, वो कोशिश करते हैं या दिखाई देते हैं प्रीफर करते हुए इस स्कीम को वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उनको लगता है कि ये स्कीम अच्छी है। क्यों ऐसा भाई? कह रहा है क्योंकि ये स्कीम अलाउ करती है हम सभी को, गवर्नमेंट स्टाफ को, कि हम अवॉइड कर सकें, बच सकें। और किससे बच सके भाई? हमारे उस कंट्रीब्यूशन से जो है हमारी 10% ऑफ बेसिक पे और डीए का। और ये कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है? हमारे पेंशन फंड के अंदर।
तो इस स्कीम में ये होता है, मान लो 100 रुपया सैलरी मिलती है ना, तो 10 रुपया तो सरकार पहले ही काट लेती है, पेंशन फंड में डाल देती है। तो सभी गवर्नमेंट स्टाफ वाले जो हैं बचना चाहते हैं कि ये क्या खराब सी स्कीम बना दी, पेंशन आप दोगे नहीं और 10% हमारा काटे जा रहे हो पेंशन के नाम पे। तो सभी चाहते हैं कि ये स्कीम जो है बंद हो जाए। कह रहा है ये ऐसा ही हो रहा है एज एनविसेज्ड इन द न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस सिंस इंसेप्शन इन 2004। कह रहा है ये बिल्कुल एनविसेज हुआ है, जैसा विजुलाइज हुआ है नई वाली स्कीम में एनपीएस में, जब से ये इंसेप्शन हुआ, इसका शुरू हुई है, बिगिनिंग हुई है सन 2004 में। तो 2004 से 1 जनवरी 2004 से जिनकी भी नौकरी लगती है वो नई स्कीम के हिसाब से जो है चलते हैं। समझ में आ गया ना सेंटेंस? स्टाफ की वर्ब है सीम, स्टाफ की वर्ब है सीम, इट की वर्ब है अलाउस। अलाउ का मतलब है किसी को इजाज़त देना, अवर्ड का मतलब होता है किसी से, मतलब किसी काम को होने से रोकना। सब लोग चाहते हैं गवर्नमेंट वाले कि हमारा 10% कटना बंद हो जाए, कैसे भी इस चीज़ को हम अवॉइड करें। एनविसेज, विजुलाइज, पिक्चराइज, इमेजिन्ड, याद है ना वर्ड, एन प्लस में विजन से बनाए। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग या स्टार्ट। चलो, और एक इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सभी के सामने एज अ चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अलाउ और इसके बाद में टू वर्ड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे टू को निकाल दूँ, तो अलाउ को किस वर्ड में मुझे चेंज करना होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इस टू को अगर मुझे निकालना हो, मान लीजिए इस टू को मैं यहाँ से निकाल दूँ, तो अब मुझे सेंटेंस में अलाउ को कौन से वर्ड में चेंज करना होगा ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली सही रहे? कोशिश करना सभी कमेंट्स में, थोड़ी देर में आपको बता दूंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बट कॉन्कमिटेंटली रिवर्टिंग टू ओपीएस विल टैक्स द स्टेट्स एक्सचेकर। कह रहे लेकिन अगर कॉन्कमिटेंटली देखें, अगर आप उसी वक्त एट द सेम टाइम देखें, कॉन्कमिटेंटली मतलब एट द सेम टाइम, रिवर्ट करना, फिर से जाना पुरानी अवस्था में, जो है ओपीएस वाली ओल्ड पेंशन स्कीम वाली, वो टैक्स करेगी, वो बोझ डालेगी सरकारी खजाने पे, स्टेट्स एक्सचेकर पे। आगे बात समझ में? कॉन्कमिटेंटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब है एट द सेम टाइम। ये नई एडवर्ब है शायद आपके लिए। रिवर्टिंग सब्जेक्ट है, जीरंड है, वर्ब के एनजी फॉर्म, विल टैक्स इसकी वर्ब है। टैक्स का मतलब होता है बोझ डालना, बहुत ज़्यादा वजन डालना, बर्डन डालना। एक्सचेकर आप जानते हैं सरकारी खजाना या कॉवर्स। कह रहा है जी आगे, डेटा शो दैट पेंशन पेमेंट्स फ्रॉम फॉर्म नियरली 25.6% ऑफ स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू, 80% फॉर हिमाचल, बट फॉल टू क्लोज टू अ स्टिल सब्सटेंशियल 12% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड्स ऑफ द स्टेट्स। कह रहा डेटा हमें ये दिखाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमें ये बताती है कि जो पेंशन की पेमेंट्स है वो फॉर्म करती हैं, वो बनाती हैं लगभग नियरली 25.6% स्टेट के खुद के टैक्स के रेवेन्यू का, वो टैक्स की कमाई जो स्टेट खुद टैक्स लगा के लेती है। तो 25% जो है ना टैक्स जो स्टेट कमाती है, वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में चला जाता है। बेसिक सैलरी वैलरी वो तो अलग चीज़ है, जो जॉब में है वो छोड़ दो आप। जो रिटायर हो गए ना, उनके पेंशन में ही सरकार अपना 1/4 पैसा दे देती है। और कह रहा है हिमाचल के केस में तो ये 80% है, 80% फॉर हिमाचल। कह रहा है लेकिन ये फॉल करते हैं, यही पेंशन पेमेंट्स फॉल कर जाती हैं, गिर जाती हैं, और कहाँ तक? लगभग क्लोज टू या नियर बाय एक स्टिल अभी भी बहुत बड़े आंकड़े के, सब्सटेंशियल आंकड़े के, जो है 12% का, और किसका? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, स्टेट की सारी कमाई का, सारी रेवेन्यू रिसीट्स का। तो खुद के टैक्स जो स्टेट लगाती है उसका 25% जो है पेंशन की पेमेंट में जाता है ऑन एवरेज भारत में। सभी स्टेट्स की यहाँ पे बात हो रही है एवरेज लगा के। और अगर स्टेट की खुद के टैक्स की बात ना भी करो, सारा टैक्स स्टेट का जोड़ लो, भाई टैक्स के अलावा भी तो और भी कमाइयाँ करते हैं ना स्टेट्स, तो उसका भी 12% ये मतलब जो है पेंशन की पेमेंट में जाता है। हिमाचल के प्रदेश में तो 80% तक ये आंकड़ा चला जाता है। डेटा की वर्ब है शो, पेंशन पेमेंट्स की वर्ब है फॉर्म एंड फॉल। फॉल है दूसरी वर्ब, फॉर्म है पहली वर्ब। चलो, कह रहा है अलॉन्ग विद वेजेस एंड सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ द बर्डन सेट टू बी क्वाइट हाई। कह रहे हैं साथ ही साथ उस वेजेस के और सैलरीज के जो गवर्नमेंट स्टाफ की है, जो लोग अभी पेंशन नहीं ले रहे हैं, जो अभी सैलरी पे काम कर रहे हैं, रिटायर होना बाकी हैं, यही बर्डन जो है सेट हो जाती है, इस सेट कि ये बहुत हाई हो, क्वाइट हाई हो। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ेंगे, देखेंगे इस पेंशन स्कीम को कांग्रेस लगाती क्यों है बार बार। पर्सनली मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ही बुरी पेंशन स्कीम है। ऑल्दो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए स्कीम अच्छी नहीं है। इस स्कीम को लगा दोगे ना तो फिर से गरीबी के गर्त में चला जाएगा देश, पेंशन ही बांटती रह जाएगी सरकार, सरकारी वालों को, आम आदमी के लिए कुछ नहीं बचेगा। चलिए, कह रहा है स्टेट्स रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम कैन अचीव सम शॉर्ट टर्म गेन्स एज दे नीड नॉट पुट अप द मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10% टूवर्ड्स एम्प्लॉय पेंशन बेनिफिट्स।
कह रहे जी जो स्टेट्स हैं जो रिवर्ट टू कर रही हैं, अब रिवर्ट टू करना मतलब पुरानी अवस्था में आना, जो फिर से लौट रही हैं ओपीएस की तरफ, पुरानी वाली स्कीम की तरफ, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ, वो अचीव कर सकती हैं कुछ शॉर्ट टर्म गेंस को, कुछ नियर टर्म्स में मुनाफों को। और कैसे? कह रहे क्योंकि एस अब उनको ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट कि वो पुटअप करें, वो प्रोवाइड करें उस मैचिंग कंट्रीब्यूशन को, उस बराबरी के योगदान को जो है 10% का, और किसकी तरफ होगा ये? एम्प्लॉय के पेंशन फंड्स की तरफ। तो नई पेंशन स्कीम में क्या होता है, जैसे मेरी सैलरी में से 10 रुपये सरकार खुद ही काट लेती है और मेरे पेंशन फंड में डाल देती है, और सरकार खुद अपनी जेब से 10 रुपये भी डालती है, तो 10 और 10 20 रुपये सरकार इस फंड में डालती है, 10 मुझसे लेती है, 10 खुद से डालती है। तो ये जो 10 है ना, अब सरकार को नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि अब ओपीएस आ जाएगी, ओपीएस में सीधी सरकार पेंशन ही देगी, ये 10 काटना मेरा और आपका है ना, ये सब बंद हो जाएगा। तो ओपीएस से शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि एक बार सरकार को 10% देना नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? स्टेट्स की वर्ब है कैन अचीव, दे की वर्ब है नीड नॉट पुट अप। यहाँ पे सेमी मॉडल तरीके से नीड नाम की वर्ब को यूज़ किया गया है। आज ये कॉन्सेप्ट नहीं करवा पाऊंगा, लंबी हो जाएगी क्लास। जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें नीड वर्ड को देखेंगे और वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं लगाया गया, नीड नॉट टू पुटअप नहीं लिखा गया, नीड नॉट पुटअप लिखा गया। पुटअप का मतलब होता है दो, पहला मतलब होता है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को, दूसरा मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले मीनिंग की बात हो रही है पुटअप नाम की फ्रेजल वर्ब की। कह रहे जी बट विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन द बर्डन ऑफ पेमेंट्स विल फॉल ऑन फ्यूचर जनरेशंस। कह रहे लेकिन एक ग्रे होती हुई पॉपुलेशन के साथ में, ग्रे का मतलब है जो एजिंग कर रही हो, जो बूढ़ी हो रही हो, जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हो, ग्रे हो रहे हो। कह रहे लेकिन बूढ़ी होती हुई आबादी के साथ में देश की जो बर्डन है इन पेमेंट्स की, ये फॉल करेगी आने वाली जनरेशन्स पे। आज से 20 साल बाद जो सरकार बनेगी, जो लोग बैठे होंगे पीएम सीएम बने होंगे, वो सर खुजा रहे होंगे कि पैसा दे तो दे कहाँ से, पेंशन का। बर्डन की वर्ब है विल फॉल, ग्रेइंग मतलब ओल्ड होती हुई या एज करती हुई। कह रहे एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड फॉर एनहांसिंग स्टेट रेवेन्यूज बाय फर्दर टैक्सेशन टू फंड द स्कीम। कह रहे एक आर्ग्यूमेंट को मेक किया जा सकता है, एक दलील ये भी दी जा सकती है, और किस चीज़ की? इन्हांस करने की, स्टेट के रेवेन्यू को, स्टेट की कमाई को, और कैसे? और आगे फर्दर करके टैक्सेशन को, और बढ़ा करके टैक्स को, ताकि फंड किया जा सके स्कीम को। तो ये आर्ग्यूमेंट भी कुछ लोग देते हैं कि हर आदमी पे टैक्स लगाना शुरू कर दो और ज़्यादा, है ना, जीएसटी और बढ़ा दो, आम आदमी से पैसा लो और स्कीम में डालते रहो ताकि सरकारी लोगों को पेंशन मिलती रहे। ऐसा आर्गुमेंट भी कुछ लोग देते हैं। आर्गुमेंट की वर्ब है कैन बी मेड। कह रहे द एनपीएस दैट हैज़ बीन इन प्लेस एंड विच अलाउज एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट टू देयर पेंशन कॉर्पस फ्रॉम देयर सैलरीज विद मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज मोर रोबस्ट। इतना ही पढ़ेंगे और लंबा है आगे सेंटेंस, है ना। कह रहे जो एनपीएस है, जो नई पेंशन स्कीम है जो भी चल रही है, कह रहे जो हैज़ बीन इन प्लेस रही है, जो अभी तक रही है अपनी जगह पे, और जो अलाउ करती है, इजाज़त देती है एम्प्लॉइज़ को कि वो कंट्रीब्यूट करें अपनी पेंशन के कॉर्पस की तरफ। कॉर्पस का मतलब होता है निधि, फंड। अपने पेंशन फंड में एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करे, सरकार से क्यों मांगता है, खुद ही अपना पेंशन फंड बनाए थोड़ा थोड़ा करके। और कहाँ से बनाए? अपनी सैलरी में से। और जिसमें मैचिंग कंट्रीब्यूशन देगी, जिसमें बराबरी का कंट्रीब्यूशन देगी सरकार, 10% तू डाल, 10% सरकार डालेगी, है ना। तो आपका खुद का पेंशन फंड आप खुद ही तैयार कर लोगे सरकार की मदद से। कह रहे ये जो एनपीएस है ना, एनपीएस इज मोर रोबस्ट, ये ज़्यादा मजबूत है। अच्छा क्यों मजबूत है भाई? कह रहे एज दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड थ्रू पेंशन फंड मैनेजर्स एंड इज द स्टेट्स बर्डन। कह रहे क्योंकि ये निधि जो है, ये कॉर्पस जो है, ये जो फंड है, इसको इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा, और ये ईज करता है, आसान बनाता है राज्य की बर्डन को, राज्य की जिम्मेदारी को। तो एनपीएस में इसलिए राज्य जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। एम्प्लॉय खुद अपना कंट्रीब्यूशन देगा, सरकार उसमें बराबरी का कंट्रीब्यूशन दे देगी, सरकार उसको इन्वेस्ट कर देगी, 20-50 साल बाद वही पेंशन देने लायक हो जाएगा आपका फंड। चलो स्ट्रक्चर देखेंगे। एनपीएस की वर्ब है इज, एनपीएस इज मोर रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब है मजबूत। दैट की वर्ब है हैज़ बीन, इन प्लेस मतलब अंडर इम्प्लीमेंटेशन। विच की वर्ब है अलाउस, विच आया एनपीएस के लिए। कॉर्पस का मतलब होता है निधि। अब देखो कॉर्पस वर्ड को कॉप्स वर्ड से कंफ्यूज मत करना, ये है कॉर्पस PUS, ये है कॉप्स PSE। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी। और कॉर्पस का क्या मतलब होता है? निधि, यानी कि एक फंड, है ना, फंड या किटी, किटी। तो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, कंफ्यूजन अक्सर इनमें होती है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। द एनपीएस हैज़ बिल्ट अ सब्सटेंशियल कॉर्पस एंड सब्सक्राइबर बेस ओवर टाइम। और कह रहे हैं ये इतनी अच्छी स्कीम है नई पेंशन वाली कि इसमें एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन चुका है, एक बहुत बड़ी निधि या किटी बन चुकी है, फंड बन चुका है, और सब्सक्राइबर बेस भी बन चुका है ओवर टाइम।
एनपीएस की वर्ब है हैज़ बिल्ट, सब्सटेंशियल मतलब बहुत बड़ा, कंसिडरेबल। कह रहा है द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हैड इंडीड टेकन फॉरवर्ड द पेंशन रिफॉर्म्स बाय द प्रीवियस एनडीए रिजीम। कह रहा है जो कांग्रेस से बनी हुई यूपीए की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, वो वास्तव में टेक फॉरवर्ड करके लेके गई थी, आगे लेके गई थी पेंशन के रिफॉर्म्स को, और वही रिफॉर्म्स थे जो प्रीवियस एनडीए रिजीम ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बनाए थे। कह रहा है एंड दिस इज हाउ द एनपीएस बिकेम रिलेवेंट ओवर द ईयर्स। और कह रहा है ऐसे ही तो एनपीएस, दिस इज हाउ मतलब ऐसे ही हुआ था। कह रहा है ऐसे ही हुआ था कि एनपीएस बन गया था और ज़्यादा प्रासंगिक और ज़्यादा एप्रोप्रिएट पिछले कई सालों के दौरान। तो कांग्रेस ने पहले खूब सपोर्ट किया नई पेंशन स्कीम को, बीजेपी स्कीम को लाई थी, कांग्रेस ने बोला बिल्कुल अच्छी लेकर के आयो, हम इस स्कीम को हर जगह इंप्लीमेंट करेंगे। पर अब जब हारने लगी कांग्रेस सब जगह, तो पुरानी स्कीम को फिर से लाने लगी है। आ रही है ना बात समझ में? कांग्रेस की वर्ब है हैड टेकन फॉरवर्ड, दिस की वर्ब है इज, एनपीएस की वर्ब है हैज बिकम। कह रहा है ब्रेकिंग अ कंसेंसस ऑन पेंशन रिफॉर्म्स एंड रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस अमाउंट्स टू एन इम्प्रूडेंट ऑप्शन। इतना ही पढ़ेंगे, आगे सेंटेंस लंबा है। कह रहा है जी ब्रेक करना है कंसेंसस को, अपनी बात पे पलट जाना, जो सहमति आपने दिखाई थी उसको तोड़ देना, और किस पे? पेंशन के रिफॉर्म्स पे। और रिवर्ट करना, फिर से लौटना ओपीएस की तरफ, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। कह रहे ये चीज़ जो है ना अमाउंट टू करती है, बराबर है, और किसके बराबर है? एक बेवकूफ़ी भरे ऑप्शन के बराबर है, इम्प्रूडेंट ऑप्शन के जो है बराबर है। क्यों भाई ऐसा क्यों है? कह रहा है एज इट विल ओनली बेनिफिट ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज़। कह रहे क्योंकि ये बेनिफिट करेगा, ये फ़ायदा देगा उन मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारियों को, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, जिनकी जो है पक्की नौकरी लगी हुई है, सरकारी नौकरी, सिर्फ उन्हीं के बेनिफिट में आएगा। और ये इंक्रीज कर देगा द फिजिकल बर्डन ऑफ कैरिंग दीज पेमेंट्स, फिजिकल बर्डन को, फाइनेंशियल बर्डन को जो है कैरी करने का, इन पेमेंट्स को 50-50 साल तक पेंशन देने का। और साथ ही साथ ये एंड टेक अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द स्टेट्स बजट, टेक अप कर जाएगा, खा जाएगा सिग्निफिकेंट पोर्शन को, बहुत बड़े हिस्से को किसी भी राज्य के बजट के। कह रहा है एंड तो नहीं लगाओ, कोमा लगा हुआ है, देयर बाय कर्टेलिंग इट्स आउटलेज ऑन जनरल वेलफेयर एज ए होल। कह रहा है इस प्रकार से कर्टेल करते हुए, देयर बाय मतलब इस प्रकार से काट छांट करते हुए स्टेट के आउटलेज को, स्टेट के खर्चे को जो है लोगों की भलाई पे, जनरल वेलफेयर पे एज ए होल। लंबा सेंटेंस है पर बहुत आसान है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर स्ट्रक्चर बता दूंगा। कह रहा है जी अपनी बात से फिर जाना, कांग्रेस को बोल रहा है, ब्रेक करना अपनी कंसेंसस को, और किस पे? पेंशन रिफॉर्म्स पे। पहले तो आपको अच्छे लगे थे रिफॉर्म्स, अब आप कह रहे हो कि ये अच्छे नहीं है, आप इसको हटा रहे हो। और रिवर्ट करना, फिर से लौट जाना पुरानी पेंशन स्कीम पे। कह रहा है ये जो दोनों काम है ना, ये अमाउंट होते हैं, बराबर हैं एक बेवकूफ़ी भरे ऑप्शन के। कह रहा है क्यों? कह रहा है क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हो ये सिर्फ फ़ायदा पहुंचाएगा मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारियों को, जो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी पक्की सरकारी नौकरी है। पर ये बढ़ा देगा फाइनेंशियल बोझ को, बर्डन को, इन पेमेंट्स को कैरी करने का, और ये ले जाएगा, खा जाएगा, टेकअप कर जाएगा बहुत बड़े हिस्से को स्टेट के बजट के। और इस प्रकार से ये कर्टेल करवा देगा, या कर्टेल करते हुए सरकार के या स्टेट के इट के आउटले को, खर्चे को जो है आम आदमी की भलाई पे, जनरल वेलफेयर पे, कुल मिलाकर के एज ए होल। समझ में आ गया सेंटेंस? पूरी मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। फिर आता है ग्रामर, तो है ना। ब्रेकिंग रिवर्टिंग की वर्ब है अमाउंट्स टू। अगेन ब्रेकिंग और रिवर्टिंग दो जीरेंड आए हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब प्लूरल हो सकती थी, लेकिन इन दोनों को इसने माना है सिंगुलर आइडिया के जैसे, है ना। बाइंग एंड सेलिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इनको सिंगुलर आइडिया की तरह सिंगुलर वर्ब देते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे अमाउंट्स टू लिखा हुआ है। इम्प्रूडेंट आप देख चुके हैं, अनवाइस, कंसेंसस मतलब आम सहमति, इट जो है ना ये ब्रेकिंग और रिवर्टिंग के लिए आया है, इसकी 3 वर्ब्स हैं, इट विल बेनिफिट, इट विल इंक्रीज एंड इट विल टेक अप। देयर बाय का मतलब होता है इस प्रकार से, कर्टेलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब ये तीनों काम करेगा तब ये काट छांट भी कर रहा होगा। कर्टेल का मतलब होता है काट छांट करना, स्केल डाउन करना, कट डाउन करना। आउटले का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर। ये ले आउट नाम की फ्रेजल वर्ब से बना है, ले आउट मतलब खर्चा करना, आउटले का मतलब है खर्चा, एक नाउन है एक वर्ब है, ठीक है। जनरल वेलफेयर मतलब आम आदमी की भलाई। अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छे सेंटेंस आज। कह रहा है दिस होल्ड्स good even if it allows for short term electoral dividends and cater to those who form the backbone of the government machinery। कह रहे जो ऊपर बात की है ना हमने, ये सारी बात जो बड़ी बड़ी, ये होल्ड गुड करती है, ये तब भी सही है। होल्ड गुड करना मतलब किसी बात का सही बने रहना, यहाँ तक कि ये जो चीज़ है ना, ये सारा काम जो आप करते हो पेंशन को हटाने वाला, लगाने वाला, ये अलाउ करता है आपको
कुछ छोटे टर्म के लिए इलेक्टोरल डिविडेंड्स में, इलेक्टोरल मतलब चुनावी, डिविडेंड मतलब मुनाफे, थोड़े टर्म के लिए आपकी सरकार कहीं बन भी जाती है इन सबको करने से। और ये केटर भी करता है, ये सर्व भी करता है उन लोगों को जो बैकबोन को फॉर्म करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी बनाते हैं सरकार की मशीनरी की, सरकारी तंत्र की, यानी सरकारी कर्मचारी। तो कह रहा है आप कितना भी बोल लो कि हमें इलेक्टोरल का फ़ायदा हो रहा है, हमें वोट मिल जाएंगे इससे, या स्कीम से हम सरकारी कर्मचारियों का भला कर रहे हैं, कह रहा है भले ही आप ये दलील भी दे दो, तब भी ये ऊपर वाली दलील बिल्कुल सही है कि ये स्कीम गलत है, इस स्कीम से देश का नुकसान ही होने वाला है। आगे बात समझ में, दिस होल्ड गुड्स इवन इफ दिस इज ट्रू। चलिए, दिस की वर्ब है होल्ड्स, होल्ड गुड मतलब किसी चीज़ का सही होना, सही बने रहना। इट की दो वर्ब्स है, इट अलाउज एंड इट केटर्स। केटर का मतलब है सर्व करना। हु की वर्ब है फॉर्म, हु आया है उन दोस्त के लिए। मशीनरी जानते हैं आप, मशीनरी मतलब सिस्टम। रैप अप करें आज के सेशन।